गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि निबंध लेखन है बीपीएससी 70 मेंस के लिए, और बीपीएससी में 3 सेक्शन से निबंध आता है। उसमें से एक है फिलॉसफी, यानी दार्शनिक निबंध रहेगा। तो दार्शनिक निबंध से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है, जैसा कि देख सकते हैं, कि दायित्व का सिद्धांत। ये जो है दायित्व का सिद्धांत और इसका आधुनिक समाज में महत्व है ना। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये दायित्व होता क्या है। जब इस दायित्व शब्द को समझ जाएंगे, इसका मर्म को समझ जाएंगे, तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इसका आधुनिक समाज में क्या महत्व है इस दायित्व का। ठीक है। तो साधारण भाषा में हम लोग देख सकते हैं कि दायित्व का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कार्य जिसमें जिम्मेदारी का बोध हो, लेकिन साथ साथ उसमें नैतिकता भी शामिल हो, उसको क्या कहेंगे? दायित्व कहेंगे। तो दायित्व को लिख दे रहे हैं कि दायित्व होता क्या है। एक पहले सरल भाषा में समझ लेना है कि जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पहले हम समझ जाए। एक बार समझ जाइएगा, फिर इसको चाहे तो आप 8 पेज में कर सकते हैं, चाहे तो उसको 8 लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो सबसे पहले हम लोग दायित्व को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे क्लास को जारी रखें। ठीक है, चलिए दायित्व को समझते हैं। इसी पे लिख देते हैं दायित्व। दायित्व होता क्या है? देखिए, सरल भाषा में जैसा कि हम बताएं कि दायित्व का मतलब कुछ ऐसा कार्य, किसी के द्वारा किया जाने वाला कुछ ऐसा कार्य जिसमें जिम्मेदारी का बोध हो, है ना, साथ साथ नैतिकता भी मिला हुआ हो। तो आपका मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिम्मेदारी का बोध तो ठीक है, लेकिन इसमें नैतिकता का क्या मतलब है? तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा देर के लिए एकदम सरल एग्जाम्पल से बातों को समझना है ना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इधर 4, इधर एक और व्यक्ति है ना। इसका नाम मान लीजिए कि ए है, इसका नाम बी है, और एक का नाम है सी। ठीक है। अब दायित्व क्या होता समझिएगा, उसमें नैतिकता का क्या मतलब है समझिएगा। ए जो है बी को क्या करता है कि 1 लाख रुपया देता है, मान लीजिए 1 लाख रुपया देता है। ठीक है। और कहता है कि तुम जाकर सी को मारपीट दो, है ना। 1 लाख देता किस लिए? सी को पिटाई करने के लिए। ठीक है ना। अब ये इससे बी जो है ए से 1 लाख रुपया ले लिया, लेकिन सी को जाकर नहीं मार रहा है, सी को जाकर पिटाई नहीं कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बी जो है अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है? हम तो ये नहीं कह सकते कि बी तुम इससे ए से 1 लाख रुपया लिए हो तो जाकर सी की पिटाई करो। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ऐसा तो देखा जाए कि 1 लाख रुपया ले लिया भाई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है करना, लेकिन तुम नहीं पिटाई इसलिए कर सकते क्योंकि उसमें नैतिकता नहीं है। क्या किसी का मार पिटाई करना नैतिकता में शामिल है? क्या मानवता में शामिल है? क्या जब नहीं है तो केवल जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं हो जाएगा कि तुमसे हम 1 लाख ले लिए हैं तो उसको पिटाई करना मेरा जिम्मेदारी है, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नैतिकता का मूल्य शामिल नहीं है। यानी कि जब तक कोई ऐसा काम जिसमें जिम्मेदारी तो हो लेकिन नैतिकता भी होना चाहिए, बात को समझे, नैतिकता भी होना चाहिए, तब वो कहलाता क्या? दायित्व कहलाता है। तो आप बोलेंगे नैतिकता क्या होता है? नैतिकता भी एक नया शब्द आ जाएगा। नैतिकता क्या है? तो नैतिकता को समझ सकते हैं क्या कि नैतिकता को, जैसे कि हर इंसान के पास बुद्धि है, चेतना है, वो सही गलत का निर्णय कर सकता है। भगवान उसको ऐसा शक्ति देकर भेजा है, उसके पास रीजनिंग पावर है, सही क्या है गलत क्या है। तो कोई ऐसा काम जो सही या गलत का परीक्षण करके किया जाए, वो क्या कहलाएगा? नैतिकता कहलाएगा। अगर हम सही या गलत का परीक्षण किए और उसके बाद जाकर काम कर रहे हैं तो हमको तो पता रहेगा कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि गलत काम क्या क्या था, तो नैतिकता होगा, है ना। जब सही गलत का परीक्षण करेंगे तो बहुत कुछ देखेंगे कि मानवता के लिए सही है कि नहीं, नैतिकता के लिए सही है कि नहीं, है ना, और भी बहुत सारे तत्व देखेंगे, सत्य है कि नहीं, उसमें धर्म है कि नहीं। तो सही और गलत का परीक्षण करके जब हम कोई काम करते हैं तो नैतिकता कहलाता है। इतना दूर तक क्लियर हो गया? दायित्व समझ गए? आप किसी को भी आराम से बता सकते कि दायित्व क्या होता है,
तो आराम से बोल दिएगा दायित्व क्या है भाई, तो ऐसा काम जिसमें जिम्मेदारी का बोध हो लेकिन नैतिकता का भी भावना शामिल हो। तो नैतिकता क्या है, तो नैतिकता है सही और गलत का परीक्षण करके किया जाने वाला कार्य नैतिकता कहलाता है। तो इस प्रकार इस टॉपिक को पहले तो हम इस जो दायित्व है इस दायित्व को समझ लिए, जब इसको समझ लिए तो आगे का सब सेगमेंट समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से बातों को समझते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब आगे देखिए क्या बोलता है कि दायित्व का सिद्धांत और इसका आधुनिक समाज में महत्व। अब हम लोग समझेंगे जो दायित्व है, तो दायित्व को एक तो भारतीय संस्कृति में डिफाइन किया गया है, एक वेस्टर्न संस्कृति में यानी कि पश्चिमी सभ्यता में संस्कृति में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। ठीक है, दायित्व को। तो इस दायित्व को, ये जो दायित्व है इसको हम लोग दो भागों में देखेंगे, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, है ना, भारतीय, और दूसरा किस में देखेंगे हम लोग, पश्चिमी सभ्यता में। ठीक है ना, पश्चिमी में देखेंगे। देखिए, तो भारतीय में अगर आप देखते हैं दायित्व का मतलब, तो भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो दायित्व का मतलब धर्म से होता है, धर्म, है ना, दायित्व का मतलब धर्म हुआ। धर्म मतलब वो धार्मिक संप्रदाय वाला धर्म मत समझ लीजिएगा। धर्म का मतलब यहाँ पे ड्यूटी है, कर्तव्य का बोध। जैसे कि यह तुम्हारा पुत्र धर्म है, यानी पुत्र का दायित्व है। एक पुत्र का धर्म होता है माता और पिता के प्रति, यानी पुत्र का दायित्व है माता और पिता के प्रति, है ना। तो यहाँ पर धर्म मतलब किसी धार्मिक संप्रदाय का बात नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब होता है क्या, ड्यूटी के बारे में बोल रहे हैं। धर्म का मतलब उसमें कर्तव्य का बात हो रहा है, कर्तव्य का बात हो रहा है ना, ड्यूटी का बात हो रहा है, कर्तव्य, धर्म का बात हो रहा है। अगर आप और डिटेल में जाइएगा तो भारतीय संस्कृति में आप गीता को अगर देखते हैं, जब श्री कृष्ण जब युद्ध का मैदान में अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटने लगता है, जब वो अपने सगे संबंधी को सामने देखता है, तब वो कहता है कि अपने सगे संबंधी पर मैं कैसे बाण चलाऊं, अपने गुरुजनों पर, अपने पितामह पर कैसे बाण चलाऊं, और उसका मन डोलने लगता है। तब श्री कृष्ण उसको धर्म का शिक्षा देते हैं कि ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म क्या है, एक योद्धा का धर्म क्या है, तो धर्म का स्थापना करना, अधर्म के खिलाफ लड़ना। अगर तुम नहीं लड़ रहे हो तो तुम अपना कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, है ना, अपना कर्तव्य से, अपना दायित्व से तुम विमुख हो रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म का स्थापना करना। अगर तुम नहीं करोगे तो हथियार फिर हम उठा लेंगे। तो फिर लास्ट में अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं, जैसा कि आप इसमें फोटो में देख सकते हैं, है ना। अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हैं, धर्म का शिक्षा देते हैं, कर्तव्य का शिक्षा देते हैं, अपना उनका दायित्व को याद दिलाते हैं। तब जाकर ये तैयार होता है युद्ध करने के लिए, बातों को समझकर, क्योंकि इसको दायित्व का बोध हो जाता है। तो यही बात है कि धर्म में हम लोग देखते हैं, तो धर्म में आप गीता का उदाहरण ले सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, और ये जो धर्म था क्या था, सत्य पर आधारित, सत्य पर आधारित है, कर्तव्य है, यही सब बातों पर आधारित आपका धर्म था, है ना। तो गीता का अगर हम लोग वेस्टर्न में जाते हैं, पश्चिमी में जाते हैं, है ना, तो पश्चिम में जाते हैं, तो पश्चिम में देखिएगा एक इमैनुअल कांट हुए हैं, है ना, इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट जो हुए हैं वो जर्मन फिलोसफर थे, ठीक है, जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसफर थे इमैनुअल कांट। उन्होंने भी दायित्व का बहुत अच्छा शिक्षा दिया है, ज्ञान दिया है। उनका जो फिलॉसफी है उसको कांटियन एथिक्स कहते हैं, है ना। उनका जो फिलॉसफी है, जो इमैनुअल कांट है, इमैनुअल कांट जो है, कांट है, इनका जो फिलॉसफी है, इनका जो दर्शन है, उसको कहते हैं कांटियन एथिक्स। इसका जो दर्शन है, दर्शन उसको कहते हैं क्या, कांटियन एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिकता होता है ना। कांट का एथिक्स उन्होंने कांटियन एथिक्स दिया है, ठीक है ना। और उसमें उसने दायित्व के बारे में समझाया कि आखिर दायित्व होता क्या है, समझे बातों को। इस कांटियन एथिक्स के आधार पर उन्होंने एक बुक लिखा, एक किताब लिखा, और किताब उनका बड़ा फेमस हुआ। उस किताब का नाम है क्या, ग्राउंड प्लेस ऑफ द
ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ एथिक्स, है ना, ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ एथिक्स या मोरल, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं बुक का नाम, इनका जो बुक हुआ, कांट का जो बुक हुआ, लिख देते हैं ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स फिजिक्स ऑफ मोरल, ठीक है, ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल, ठीक है। इसमें वो मोरल का, नैतिकता का ज्ञान देते हैं, एथिक्स का ज्ञान देते हैं, दायित्व का सिद्धांत को समझाने का प्रयास करते हैं। ये वेस्टर्न है, ठीक है ना। इसमें एक सिद्धांत दिया उन्होंने। सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो कांट थे, विद्वान थे, उनका जो ज्ञान है उसको कांटियन एथिक्स कहते हैं। कांटियन एथिक्स के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखा। किताब क्या है? ग्राउंड वर्क ऑफ मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल। इसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक ज्ञान का बात दिया, उसको कहते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव। कैटेगोरिकल इंपरेटिव क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल इंपरेटिव। कैटेगोरिकल इंपरेटिव सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, बस इसका कॉन्सेप्ट को हम समझा दे रहे ताकि जो लिखा हुआ है इसके अंदर में आप लोग को भली भांति समझ में आ जाए। यहां पर बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, बाकी तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव जो शिक्षा देते हैं उसको समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दायित्व को समझने के लिए, है ना। तो इसको पहले मिटा लेते हैं हम लोग, नहीं तो को कंफ्यूजन होगा फिर। ठीक है, यही इमैनुअल कांट हुए, फोटो देख लीजिए, ठीक है। तो ये देते हैं क्या? कैटेगोरिकल इंपरेटिव, ठीक है। इसमें यह बताते हैं कि सार्वभौमिकता होना चाहिए दायित्व में, उसको डिफाइन करते हैं हम कि आपका दायित्व का सिद्धांत में क्या होना चाहिए? सार्वभौमिकता होना चाहिए। अब आपको लगेगा तो बड़ा बड़ा शब्द है भाई, इसका मतलब क्या हो गया, तो समझाते हैं। देखिए, जो सार्वभौमिकता है इसका मतलब तो जो सत्य होता है ना उस सबके लिए स्वीकार्य होता है। यानी आपका जो दायित्व है और आपका जो कर्तव्य है, अगर आप सत्य के धरातल पर कर रहे हैं, सत्य पर के आधार पर कर रहे हैं, तो सबके लिए स्वीकार्य होगा, है ना। और इसको समझाने के लिए उन्होंने दो बातों का सहारा लिया। एक तो बताया कि समझा रहे आपको, पहले सार्वभौमिकता को समझा दे। सार्वभौमिकता क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इधर 3 व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है? एक झूठ बोलता है। क्या करता है? झूठ बोलता है इन तीनों से, कुछ भी किसी बात पर एक झूठ बोलता है तीनों से। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये व्यक्ति इसको सही समझ लेता है कि इसका झूठ को सही मान लेता है, ये व्यक्ति भी इसका झूठ को सही मान लेता है, लेकिन ये व्यक्ति सच्चाई जानता है, ये नहीं मानता है। क्या ये सार्वभौमिक हुआ? सार्वभौमिक तो नहीं हुआ। सार्वभौमिक का मतलब हुआ कि सभी को सच्चाई पता हो कि सत्य क्या है। सत्य के आधार पर नहीं था, इसको पता है कि झूठ है, सार्वभौमिक नहीं हुआ, है ना। दूसरा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मन में लग रहा होगा कि चलिए हम इसको भी ये भी मान लिया, इसका ये भी एक्सेप्ट कर लिया, ये झूठ बोला, तीनों विश्वास कर लिया। अब सार्वभौमिक हुआ? नहीं हुआ, अभी भी सार्वभौमिक नहीं हुआ, क्योंकि इसको तो पता है ना भाई कि तुम झूठ बोल रहे हो। इन चारों में से सार्वभौमिक मतलब क्या हुआ? टोटल। टोटल में इसको तो अलग नहीं ना किया जा सकता है। सार्वभौमिक मतलब कुल होता है ना। तो इसको तो पता है ना भाई कि झूठ बोल रहा है, इन तीनों तो मान लिया, लेकिन इसको तो पता है झूठ बोल रहा है, तो ये क्या एक्सेप्टेबल होगा? ये सार्वभौमिक नहीं होगा। तो सार्वभौमिकता का मतलब है तो सबके लिए एक्सेप्टेंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना। यह सार्वभौमिकता का मतलब हुआ। क्लियर? आगे देखते हैं।
देखिए अब इसमें जो है ये जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव मिट गया, देखिए जो आपको हम कैटेगोरिकल इंपरेटिव समझा रहे थे, ये कंप्लीटली किस पे था, सार्वभौमिकता पर आधारित था उसका दायित्व, है ना। लेकिन इसको और समझने के लिए इसको दो बातों पर रख सकते हैं, एक तो सार्वभौमिकता जो बताएं, दूसरा मानवता। सार्वभौमिकता और मानवता, यानी कि कोई बात एथिकल है कि नहीं, कोई बात नैतिक है कि नहीं, है ना। दायित्व तो नैतिकता के आधार पर ही तो होता है, अगर नैतिकता ही नहीं तो दायित्व का क्या मतलब रहता है। तो सबसे पहले किसी का काम में उसका नैतिकता को देखा जाएगा, और वो नैतिक है तो फिर दायित्व सही है, अगर नैतिक ही नहीं तो फिर दायित्व का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो सबसे पहले सार्वभौमिकता देखा जाता है कि वो सबके लिए मान्य है कि नहीं है। तो सार्वभौमिकता का मतलब अभी समझाएं हम, कुछ सबके लिए मान्य होना चाहिए। मानवता का मतलब क्या होता है, मानवता का मतलब होता है जब कोई काम करते हैं हम तो वो मानव जाति के लिए शुभ है या नहीं है, ये देखना होगा हमको। जो मानव सभ्यता है, मानव है, उसके लिए शुभ है या नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत काम कर दे रहे हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, चाहे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कर रहे हैं, मानवता के लिए सही है, लेकिन उसी का इस्तेमाल हम परमाणु बम बनाने के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए सही नहीं है ना। तो वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि मानवता के लिए यह सही है या अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, और क्या करता है कि कोई बिजनेस स्थापित करता है और पैसा कमाने के लिए अपना वर्कर को क्या करता है कि उसका शोषण करता है और खूब पैसा कमाता है। तो मानवता में क्या वो सही होगा क्या, यानी कि मानव को आप साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मानव को साधन के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे मानव को साधन के रूप में, कि मानव एक साधन है, उसको यूज करके अपना प्रॉफिट हम कर ले। इसी के आधार पर ही तो गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तो यही से था ना, आपका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से ही तो लिए थे कि अगर कोई काम आपका सार्वभौमिकता और मानवता पर आधारित नहीं है, यानी कि आप अपना दायित्व का उल्लंघन कर रहे हैं, दायित्व का पालन कर ही नहीं रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेगा आदमी, तब तक इस बातों को नहीं समझेगा। और अब इस बात को आप समझ गए हैं तो हर बात को आप लाइन बाय लाइन समझ जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब लाइन बाय लाइन एक बार रीडिंग करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, कहीं दिक्कत हुआ तो पूछिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए परिचय दिया हुआ है, पीडीएफ तो आराम से मिल जाएगा, फिर तो उसको डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग। दायित्व तो एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कई दार्शनिक परंपराओं में गहराई से अन्वेषित किया गया है। बहुत सारे फिलोसफर हुआ जो दायित्व को बड़ा ही क्या हुआ, डीपली समझने का कोशिश किया गया, आखिर दायित्व किसको कहेंगे। तो अभी हम लोग समझाएं कि दायित्व का मतलब केवल जिम्मेदारी नहीं होता है, दायित्व का मतलब उसमें नैतिकता का समावेश भी होता है, ठीक है। यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में भी महत्वपूर्ण है। क्या केवल व्यक्तिगत जीवन में ही दायित्व का सिद्धांत लागू होगा? नहीं, यह सामाजिक जीवन में, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसको समाज में कैसा बिहेव करना है दायित्व बताएगा, है ना। या कोई सैनिक है, अगर वो बॉर्डर पर खड़ा है तो उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, बॉर्डर का हिफाजत करना, वो लगन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। उसमें नैतिकता का समावेश होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर वो कुछ कंजूसी करता काम करने में तो उसका खामियाजा हो सकता है कि देश को और देश के जनता को उठाना पड़ जाए, तो मानवता के लिए क्या होगा, हानिकारक हो जाएगा उस समय, ठीक है। दार्शनिकों ने, यानी जितना फिलोसफर हुए, दार्शनिकों ने दायित्व को नैतिक जिम्मेदारी, दार्शनिक जो है दायित्व को क्या बोले, नैतिक जिम्मेदारी, यानी कि मोरल ड्यूटी है ये, है ना। आप मोरलिटी को अब तो समझाए ही है क्या होता है नैतिकता, है ना। नैतिक जिम्मेदारी, कर्तव्य और अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है ना, कि अपने कर्मों के प्रति आपको उत्तरदायित्व तो होना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें आपका नैतिक जिम्मेदारी भी होना चाहिए,
है ना, वो नैतिकता का बेस्ट पर होना चाहिए। इस निबंध में हम दायित्व के सिद्धांत को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझेंगे और आधुनिक समाज में क्या महत्व है इसको समझेंगे। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से हम लोग दायित्व को तो समझे हैं। एक तो समझे गीता के आधार पर कि धर्म क्या शिक्षा देते हैं। धर्म का मतलब वही संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में दायित्व को धर्म कहा गया है। धर्म का मतलब धार्मिक संप्रदाय के बारे में धर्म नहीं है, यहाँ पे ड्यूटी के बारे में है ना। और वहाँ पर आपका वेस्टर्न में अगर जाते हैं, पश्चिमी सभ्यता में जाते हैं, तो इमैनुअल कांट का हम लोग कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत तो देखते हैं, जिसको इमैनुअल ये कांटियन एथिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग दोनों तो समझा दिए हैं, इंडियन और वेस्टर्न दोनों को चर्चा कर लिए। आगे देखते हैं। देखिए मुख्य भाग क्या है। प्राचीन दार्शनिक परंपराओं में दायित्व, भारतीय दर्शन के बारे में आप समझा दिए, गीता वाला वही लिखा हुआ है। भारतीय दर्शन में दायित्व को धर्म के रूप में समझा गया है। धर्म के रूप में, ये तुम्हारा पुत्र धर्म है, ये तुम्हारा राजधर्म है। बोलता है ना, राजधर्म का पालन करो। राजधर्म का पालन करने का मतलब क्या हुआ? एक बार हुआ था ना, अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी को बोले थे कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। राजधर्म का पालन करने का एक शासक का अपने जनता के प्रति क्या दायित्व है, उस दायित्व को पालन कीजिए। दायित्व यानी जिम्मेदारी केवल जिम्मेदारी नहीं होता, उसमें नैतिकता भी समावेशित होता है, ठीक है ना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दायित्व को समझने और निभाने की सलाह दी थी। सलाह दी थी कि नहीं दी थी? जब वो क्या होने लगा था, कर्तव्य विमुख होने लगा था, अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगा था, तब उसको ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा दायित्व क्या है, और हर बात को समझा कर बताते हैं कि वाहन चलाना अपने सगे संबंधी पर भी तुम्हारा दायित्व है, क्योंकि ये धर्म का स्थापना के लिए तुम ये काम कर रहे हो। यहाँ पर दायित्व का सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों से जुड़ा हुआ, ऑब्वियसली दोनों से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हो, वो सामाजिक जीवन में अपना दायित्व का निर्वहन कैसे कर सकता है? एक स्टूडेंट अपना व्यक्तिगत जीवन में अपना जो दायित्व है पढ़ाई करना, अगर वो नहीं कर रहा है तो दूसरा का काम, समाज का काम वो क्या करेगा, ठीक है ना। पश्चिमी दर्शन में, जो पश्चिमी यानी वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ना, में इमैनुअल कांट ने दायित्व को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में देखा है। इमैनुअल कांट के बारे में बताए थे कि वो एक नैतिक सिद्धांत के रूप में बताते हैं, है ना, कि जो दायित्व होता है वो नैतिक सिद्धांत है। आगे देखते हैं, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या होता बताए थे कि जिसमें सार्वभौमिकता हो और मानवता समावेशित हो, है ना। सार्वभौमिकता मतलब जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, और मानवता मतलब मानव जाति के लिए शुभ हो, है ना। मानव को साधन के रूप में इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने का प्रयास न किया जाए, ठीक है। वो आपका कैटेगोरिकल कहा गया, यहाँ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। उनका कहना था, यानी कि इमैनुअल कांट का बात हो रहा है, इमैनुअल कांट का कहना था कि हमारे कार्यों को ऐसे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो। यानी जो हमारा कार्य है, कोई भी कार्य है, वो सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्टेबल हो, है ना। ये नहीं कि सबको आंख में धूल झोंक कर काम कर ले रहे हैं और सबको तो पता ही नहीं चलेगा, सबको तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप सार्वभौमिकता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो नैतिक नहीं हुआ। दूसरा है क्या, कांटियन नैतिकता में दायित्व। जो कांटियन का नैतिकता था, है ना, जो कांटियन का एथिक्स था, उसमें दायित्व क्या है उसी को समझाया है, जो आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी रीडिंग मार देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इमैनुअल कांट के अनुसार दायित्व का प्रमुख सिद्धांत यह है कि हमें अपने कार्यों को नैतिक कानून और सिद्धांतों के अनुसार करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत इच्छा और लक्ष्यों के लिए। यानी जो हम कोई काम कर रहे हैं तो नैतिक कानून का सिद्धांत को ध्यान में रखकर उस काम को करेंगे, नैतिकता के आधार पर करेंगे, ना कि अपना व्यक्तिगत लक्ष्य को और अपना व्यक्तिगत प्रॉफिट को और अपना व्यक्तिगत इच्छा को देखकर कि मेरा इच्छा है कि हम सबसे अमीर बन जाएं, और अमीर बनने के लिए क्या कर रहे हैं कि अपना वर्कर को शोषण कर रहे हैं, है ना, उसको साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य तो हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्या वो नैतिकता होगा? नहीं होगा। तो वो वहां पर दायित्व नहीं कहा जा सकता है। कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का यह कहता है कि हमारे कार्यों को सभी इस प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए जिससे सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक रूप से सही हो, सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक रूप से सही हो, है ना। इस प्रकार दायित्व के सिद्धांत को समझना
और अपने जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब हम अपने निर्णयों को नैतिक रूप से सही ढंग से लेना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विस का तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो नैतिकता का बोध तो होना ही चाहिए, है ना। नैतिकता का बोध तो होना ही चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी निर्णय विदाउट नैतिकता का ले रहे हैं तो फिर वो गलत होगा। इसलिए एथिक्स का पढ़ाई भी करवाया जाता है। एथिक्स का भी तो मतलब होता है कि मोरल, नैतिकता है ना, उसका पढ़ाई होता है, ठीक है ना। तो ये तो और अच्छा से स्टूडेंट लोग को समझ में आना चाहिए कि आखिर नैतिकता क्या होता है, एथिक्स क्या होता है, मोरल क्या होता है, दायित्व क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी। दायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी यानी दायित्व जो ड्यूटी है और सामाजिक रूप से जो हमको ड्यूटी निभाना पड़ता है, उसके बारे में तीसरा नंबर पर समझा रहा है। क्या आधुनिक समाज में दायित्व का सिद्धांत अधिकतर सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में लगा रहता है ना। हमारे कार्यों का प्रभाव समाज पर पड़ता है, इसलिए हमारा दायित्व केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे के प्रति भी होता है। समाज में कुछ ऐसा काम न कर दें जिससे हमको तो प्रॉफिट हो रहा है लेकिन समाज के अन्य लोगों को हानि हो रहा है। काम करते समय यह हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि अपना भी बेनिफिट हो, दूसरा का भी बेनिफिट हो। दूसरा को लॉस में डाल के खुद का बेनिफिट उठा रहे हैं तो वो नैतिकता नहीं है, न ही आप दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सही बात। आगे देखते हैं, राजनीतिक दार्शनिकों, है ना, पॉलिटिकल फिलोसफर जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिक दार्शनिक, जैसे कि जॉन रॉल्स बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हुए हैं। वो लिखते हैं जस्टिस एज फेयरनेस। जस्टिस एज फेयरनेस मतलब न्याय जो होना चाहिए ना एकदम फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब एकदम न्याय संगत होना चाहिए, है ना, ईमानदारी से होना चाहिए। जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी व्यक्तियों को उनके अधिकार और दायित्व को समझते हुए समानता और न्याय की स्थापना करनी चाहिए। यदि सभी लोग अपना दायित्व को समझ जाए तो समानता और न्याय का स्थापना स्वतः हो जाएगा, है ना, क्योंकि दायित्व करने के लिए आपको न्याय करना पड़ेगा, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी, तो समानता का बोध तो हो ही जाएगा। यह सिद्धांत हमारे सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को समझने में मदद करता है। अगर इसको समझ जाते हैं, दायित्व को समझ जाते हैं, नैतिकता को समझ जाते हैं, तो हम अपना सामाजिक जीवन में, अपना राजनीतिक जीवन में और जो भी जीवन में कार्य कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, लागू कर सकते हैं इन बातों को। आगे देखते हैं, आधुनिक शासन में दायित्व। आधुनिक शासन में तो क्या हुआ, जो आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे कोई राजनीतिज्ञ है ना, कोई मंत्री है या कोई न्यायपालिका में कोई जज है, कोई पुलिसकर्मी है, तो वो सब क्या शासन का ही, प्रशासन का ही तो हिस्सा है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यही तो टॉपिक था ना कि दायित्व का सिद्धांत को समझना था और आधुनिक समाज में इस दायित्व का क्या महत्व है। तो आधुनिक समाज का तो यही तो समझ हो रखा, आधुनिक शासन में दायित्व का क्या यूज होगा। तो आधुनिक शासन में दायित्व का सिद्धांत नागरिक सेवकों यानी जो सिविल सर्वेंट है, नागरिक सेवक यानी सिविल सर्वेंट और नेताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, नैतिकता पर आधारित कार्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो फिर समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। न वो खुद कल्याण अपने लिए कर सकते हैं, न समाज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि समाज में अगर कुछ गलत होगा तो उसका प्रभाव अल्टीमेटली उन पर भी पड़ेगा, वो उनसे वंचित नहीं रह सकते हैं। उन्हें अपने निर्णयों में सामाजिक न्याय, समता, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए अपना दायित्व निभाना पड़ता है ना। क्या क्या देखना पड़ता है निर्वहन करते समय कार्यों को, सामाजिक न्याय कि समाज के साथ हम न्याय कर रहे हैं कि नहीं, हम जो निर्णय ले रहे हैं। समानता, क्या वो सबके लिए समान है कि नहीं, ऐसा तो नहीं किसी को बेनिफिट, हम विशेष बेनिफिट, कुछ विशेष प्रिविलेज दे रहे हैं ना, कुछ विशेष बेनिफिट दे रहे हैं। निष्पक्षता, क्या हम निर्णय लेते समय निष्पक्ष हैं, उस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो अपना दायित्व निभाता है। दायित्व का सिद्धांत उन्हें अपने कार्यों के प्रभाव को समझने में मदद करता है ना। जो दायित्व का सिद्धांत, अगर उनको दायित्व का बोध है तो अपने कार्य के प्रति सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, ठीक है। आज जिनको दायित्व का ही अनुभव नहीं है, दायित्व का ही ज्ञान नहीं है, तो काम हो या ना हो, लोगों को नुकसान हो कि प्रॉफिट, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो दायित्व का बोध उनको अपने कार्यों के प्रति सजग और सचेत बनाता है, जिससे वे लोगों की भलाई और सामाजिक सुधार के लिए काम कर सकते हैं, है ना।
अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उनको फंड मिला है किसी परियोजना के लिए और अपने दायित्व के प्रति सजग सचेत हैं, तो परियोजना में पूरा फंड का यूज करेंगे और उस परियोजना का लाभ आम जनता तक पहुंच जाएगा, जो उसका उद्देश्य था। लेकिन अगर कोई अधिकारी उस परियोजना का फंड को लेकर बैठ जाते हैं, काम वाम कुछ नहीं करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो क्या कल्याण हो पाएगा समाज का? नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहाँ पर समझाना चाह रहा है। नागरिक सेवाओं में दायित्व का पालन न केवल उनके व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांतों को सुधारता है, बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों को भी बढ़ावा देता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं पर्यावरण के प्रति दायित्व, देख लीजिए, क्योंकि ये सब अभी वर्तमान का चर्चा का विषय है और टॉपिक ही है आधुनिक समाज में महत्व इसका। आधुनिक समाज में पर्यावरण है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो चर्चा का विषय है। इसमें हम लोगों के क्या दायित्व है, तो दायित्व का बोध जब हो जाएगा तब हम लोग आधुनिक समाज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्यावरण के प्रति दायित्व क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, आजकल पर्यावरण और सतत विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी हमारा दायित्व बढ़ गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या? ऐसा डेवलपमेंट जिसका लाभ हम भी उठाएं और आने वाला जनरेशन भी उठाएं। ऐसा नहीं कि वो डेवलपमेंट जिसका लाभ तो हम उठा जाएं लेकिन उसका नुकसान आने वाला जनरेशन को मिले, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आजकल पर्यावरण और सतत विकास के बारे में हमारा दायित्व बढ़ गया है। ठीक है ना, हमारा दायित्व बढ़ गया कि वह ऐसा काम करे जिससे हमारा आने वाला जनरेशन के प्रति भी भला हो सके। दार्शनिक जैसे आर्ने नैश डीप इकोलॉजी के सिद्धांत के माध्यम से यह बताता है कि हमारा दायित्व केवल मनुष्य के प्रति नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी है। हम लोग का भी तो धर्म में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का तो पूरा वसुधा पर रहने वाले लोग, यानी धरती पर रहने वाले लोग सब का सब अपना कुटुंब है। उसमें रहने वाले लोग में केवल मानव जाति नहीं बल्कि संपूर्ण जीव है ना, सब के सब अपना परिवार है। सबका कल्याण के बारे में हमें सोचना है, यह हमारा दायित्व है। हमारे कार्यों का पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ता है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण कर रहे हैं, क्यों? इसका फायदा केवल मानव जाति उठा रहा है, लेकिन उसका नुकसान तो पेड़ पौधा पंछी है ना, हर जीव उठा रहा है। अगर कूड़ा कचरा बह रहा है, केमिकल बह रहा है, गंगा में बह रही है तो मछली मर रही है, लेकिन मछली को तो डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। तो उस डेवलपमेंट में केवल मेरा फायदा हो रहा है लेकिन नुकसान उतना लोगों को हो रहा है, तो क्या वो नैतिकता पर आधारित है? नैतिकता पर आधारित नहीं है। जब नैतिकता पर आधारित नहीं है तो दायित्व कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग दायित्व का उल्लंघन किए हैं, उसका निर्वहन नहीं किए हैं। इसलिए हमें अपने दायित्व का समझकर उसे लागू करने का उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए दायित्व को सबसे पहले समझना चाहिए कि कोई भी जिम्मेदारी जिसमें नैतिकता का बोध नहीं हो वो दायित्व नहीं हो सकता है ना। निष्कर्ष बस जो हम लोग समझाए हैं उसका ये निष्कर्ष क्या है भाई, देख लेते हैं। दायित्व का सिद्धांत न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि जो दायित्व का सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण गीता में जो अर्जुन को देते हैं धर्म का ज्ञान, वो बस वहीं तक था, पढ़ने के लिए ही था। या इमैनुअल कांट जो आपका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का सिद्धांत देते हैं है ना, उनका ज्ञान वहीं तक था। नहीं, उनका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। पर्यावरण सुरक्षा में प्रासंगिक है, महिला सशक्तिकरण में प्रासंगिक है, हर क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार में प्रासंगिक है, न्यायपालिका में प्रासंगिक है। कहाँ पर दायित्व का सिद्धांत प्रासंगिक नहीं है? हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। तो वर्तमान में इन सब बातों को आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भी यह प्रभावित होता है। यह हमें अपने कर्मों और निर्णयों को नैतिक और जिम्मेदारी तरीके से करने की प्रेरणा देता है कि अपने जो भी कर्तव्य कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसमें मेरा नैतिक जिम्मेदारी का बोध काम करते समय जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुलिस हमको देख रहा है तो कुछ काम करेंगे, पुलिस नहीं देख रहा है तो काम कुछ अलग करेंगे। ट्रैफिक पुलिस है तो फिर ट्रैफिक रुकेंगे, नहीं तो है कि ट्रैफिक तोड़ के निकल जाएंगे। इससे हो सकता है कि आपका नुकसान या आने वाला किसी और को नुकसान पहुंचा दे, है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज भी नैतिकता का बोध कराता है। ठीक है। दायित्व का सिद्धांत सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के रूप में भी उभर कर सामने आता है। इसलिए हमें अपने दायित्व को समझकर सही तरीके से निभाने की आवश्यकता है ताकि हम केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण का भी सुधार कर सकें। क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित है तभी तक उसी पर्यावरण के बीच में हम लोग भी सुरक्षित हैं। अगर वो लोग असुरक्षित हो जाएगा तो हम लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। कोरोना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।